यह कहानी आपके दिल को झकझोर देगी। एक खूबसूरत लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, चेहरा डरा हुआ, आंखों में आंसू और सामने पुलिस वालों की गाड़ियां। लोग तमाशा देख रहे थे, कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ एक घटना नहीं, एक सीख है कि इंसानियत वर्दी से नहीं, दिल से पहचानी जाती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में जो मोड़ आएगा वो आपकी सोच बदल देगा। काशवी शर्मा अपनी मां मीरा के साथ ट्रैक्टर में बैठकर हल की कटाई कर वापस घर लौट रही थी। काशवी शर्मा कॉलेज की छात्रा थी, पढ़ाई बीच में छोड़कर मां की मदद करने आई थी। और उनकी बड़ी बहन मिशिका शर्मा आर्मी में मेजर जनरल के पद पर थीं। जैसे ही वे गांव से शहर की ओर निकले, आगे रास्ते पर पुलिस का बैरियर था। जीप के बोनट पर पैर फैले, मूंछों पर सजी हुई शानो शौकत लिए इंस्पेक्टर अथर्व राणा बैठे थे। वहीं रास्ते पर दो हवलदार लाठी घुमा घुमा कर लोगों के चालान बना रहे थे और उनसे जबरन पैसे भी वसूल कर रहे थे। जब काशवी शर्मा और मीरा अपना ट्रैक्टर लेकर पहुंची और बैरियर पार करने की कोशिश की, तो इंस्पेक्टर अथर्व राणा ठहाके मारते हुए जीप के बोनट से उतरे और गरजते हुए बोले, ए लड़की, ट्रैक्टर किनारे लगा, कहां इतनी जल्दी में भागने लगी, क्या बड़ा काम है? काशवी ने वाहन रोककर नम्रता से कहा, साहिब, हम फसल काटकर घर लौट रहे हैं, अगर कागजात चाहिए तो हमारे पास सब हैं। इंस्पेक्टर अथर्व राणा ने उसकी ओर एक उपहास भरी नजर मारी और कहा, आहा, बहादुरी दिखा रही है, और इसका पीछे ये बूढ़ी कौन है? जवाब में काशवी ने कहा, यह मेरी मां है। एक सिपाही हंसा और बोला, सर, जरूर कोई नाटक कर रही होगी, चेहरा देखो, बड़ी शरीफ बनने का ढोंग। दूसरे सिपाही ने और भी तंज कसते हुए कहा, सर, इन दोनों की शक्ल ही कुछ गड़बड़ लग रही है, चोरी चकारी वाली ही लगती हैं। बूढ़ी शब्द ने काशवी के भीतर कुछ चुभन जगाई। उसकी आंखें भर आईं, पर उसने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, अपनी भाषा पर काबू रखिए, ये मेरी मां है, हमारे पास सारे कागजात हैं, बस अपना काम कीजिए। किसी के बारे में ऐसे शब्द पुलिस वालों की मर्यादा में नहीं आते। तभी इंस्पेक्टर अथर्व राणा क्रोध में भड़क उठे और कहा, अबे चुप, तेरी जैसी लड़की हमें आदेश देगी? हमें कानून सिखाने की जरूरत नहीं, हमें अच्छे से पता है कौन शरीफ है और कौन नहीं। कागज निकाल। काशवी ने ट्रैक्टर की डिग्गी से लाइसेंस और कागज निकाले और सौंप दिए। इंस्पेक्टर अथर्व राणा ने उन्हें देखे बिना ही हवा में उछाल दिया और चिल्लाए, अबे मूर्ख लड़की, हमें उल्लू समझती है क्या? नकली कागज दिखाकर निकलने की सोची थी? काशवी का गुस्सा भी भड़क उठा। उसने कहा, साहिब, हमारा चालान काट दीजिए, अगर यही सब करना है, पर इस तरह बेमर्यादा व्यवहार न कीजिए, हम चालान भर देंगे। इस पर इंस्पेक्टर अथर्व राणा ने बिना हिचकिचाहट एक जोरदार थप्पड़ काशवी के चेहरे पर जड़ दिया। उनकी आवाज इतनी तीव्र थी कि सड़क पर जैसे सन्नाटा छा गया। कॉलेज की एक जवान बेटी जो पढ़ाई के बीच परिवार की मदद कर रही थी, अपने ही शहर में वर्दी पहने कुछ ताकतवर लोगों द्वारा अपमानित हो रही थी। मीरा चीख उठी और आगे बढ़कर टकराते हुए बोली, हे, मेरी बेटी को क्यों मारा तुमने? खुदा से डरो। लेकिन अथर्व राणा ने उन्हें धक्का देकर धमकी भरे स्वर में कहा, चुप रह बुढ़िया, ज्यादा बोली तो तेरे भी थप्पड़ों का स्वाद छकवा दूंगा। दोनों सिपाहियों ने गंवारापन भरी ठिठोलियां उड़ाईं। हाँ, कितनी बहादुर बन रही थी, देखो, अब पूरी बहादुरी उड़ गई। यह सुनते ही काशवी का रुधिर उबल उठा। उसका हाथ झटक कर उत्तर देने को उठा, लेकिन ठिठक गया। वह जानती थी अगर उसने हाथ उठाया तो हालत और बिगड़ सकती है। उसकी आंखों में आग थी, पर होठों पर सन्नाटा कायम रहा। अथर्व राणा चिल्लाए, इनको गाड़ी में भर दो और थाने पहुंचाओ, वहां दिखा देंगे पुलिस की असली ताकत। तीनों ने धक्कों से मां बेटी को झटके से जीप में घसीटा। राहगीरों की भीड़ इधर उधर जमा हो गई। कुछ लोग फोन निकालकर रिकॉर्ड कर रहे थे, पर किसी में आगे बढ़कर रोकने का हौसला नहीं था। उसी भीड़ में एक युवक चुपचाप सारी घटना रिकॉर्ड कर रहा था। तब उसे यह अंदेशा नहीं था कि उसका बनाया हुआ वीडियो बाद में इन अधिकारियों की गुंडागर्दी के खिलाफ एक भयंकर तूफान बन जाएगा। जीप के अंदर काशवी ने अपनी मां मीरा को कसकर गले लगाया। मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे और थप्पड़ के निशान देखकर वह कांप रही थीं। काशवी का चेहरा ऊपर की ओर टिका था, होंठ दबे हुए, कलेजा जलकर भून रहा था। भीतर एक आग सी बार बार प्रज्वलित हो रही थी। उसने महसूस किया कि यह अपमान चुपचाप सहने योग्य नहीं है। थाने पहुंचते ही अथर्व राणा मूंछ पकड़कर गरजे, हवालों में ठूंस दो इन्हें, सुबह तक इनकी सारी अकड़ निकाल देंगे, फिर इनकी औकात देखेंगे।
दोनों हवलदारों ने धक्का देकर माँ बेटी को बदबूदार कोठरी में फेंक दिया। दरवाजा बंद होते ही उस छोटी सी जगह में उनकी बिलखती आवाजें दीवारों में गूंजने लगीं। पर उन पुलिस वालों को अंदाजा न था कि बाहर एक ऐसा तूफान उठ खड़ा हो रहा था। बस एक छोटी सी खबर के कानों तक पहुंचते ही उनका पूरा थाना और जिंदगी उलट सकती थी। मीरा ने रोते हुए कहा, बेटा, ये लोग हमें कहाँ बंद कर रहे हैं? अब आगे क्या होगा? काशवी ने माँ को गले से लगाया। उसकी आंखों में भी नम थी। माँ, चिंता मत करो, थोड़ी ही देर का मामला है, सब सही हो जाएगा। पर मीरा की सांसों में बाधा थी। उसकी फेफड़ों की बीमारी काशवी के लिए स्पष्ट थी। काशवी घबराकर चीख उठी और दरवाजे पर थप्पड़ मारने लगी। मुझे मेरी माँ को यहाँ से निकालो, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो मर जाएगी। उसकी आवाज तकलीफ और डर से भरकर गूंजी। बगल के दफ्तर में आराम से टांग टेक कर बैठे अथर्व राणा ने उस पुकार को अनसुना किया। फिर क्रोध में खड़े होकर अंधेरी कोठरी की ओर लौटे और गरज कर बोले, अरे तुम क्या फालतू बातें कर रही हो? अगर तुम मुझे चैन से नहीं रहने दोगी तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। काशवी ने धड़कते हुए कहा, देखिए साहब, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, प्लीज। मीरा की सांसें फूलने लगीं। वह ठीक से सांस नहीं ले पा रही थीं। इंस्पेक्टर अथर्व राणा ने मीरा की ओर एक ठंडी झलक डाली और बेरहमी से कहा, इसी जगह मरने दो इस बेकार को, वैसे भी कुछ दिनों में सब खत्म हो जाएगा, उसे बचाने से क्या फायदा? यह सुनते ही काशवी शर्मा का अपना संयम टूट गया। वह रोक नहीं पाई और बड़ों छोटों की परवाह न करते हुए इंस्पेक्टर अथर्व राणा के मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे दिया। कुछ समय तक इंस्पेक्टर स्तब्ध होकर अपने चेहरे पर हाथ फेरते रहे, जैसे विश्वास ही न हो कि कोई उनके ऊपर हाथ उठा सकता है। पर गुस्सा जल्दी ही उफान पर आ गया और वे आग बबूला हो उठे। काशवी शर्मा का कटा हुआ हाथ पकड़कर उन्होंने उसे जबरन खींचते हुए जेल से बाहर निकाला। मीरा ने सामने आते ही हाहाकार मचा दिया, छोड़ो मेरी बेटी को, छोड़ो उसे। पर उसकी भीख इंस्पेक्टर अथर्व राणा की कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। वे काशवी को घसीटते हुए अपने पास की स्पेशल रूम में ले गए। भीतर कदम रखते ही दरवाजा बंद कर लॉक कर दिया और उसे जोर से फर्श पर धकेल डाला। गरजते हुए बोले, तूने अपनी ही मौत को बुलाया है। किसने सुना है किसी ने इंस्पेक्टर पर हाथ उठाया हो? तुम सस्ती कीड़े मकोड़ों जैसी हो और यहाँ हम जैसे अफसरों पर हाथ उठाती हो। काशवी उठकर बोली, तुम लोग गैर कानूनी हरकत कर रहे हो और मेरी माँ की बेइज्जती की, इसलिए मैंने ऐसा किया। तुम्हें ऐसा करने का कोई हक का नहीं। यह सुन अथर्व की आंखें लाल झुलस उठीं। उसने एक और तगड़ा थप्पड़ मारा। काशवी पीछे की ओर पटक दी गई। उसने तंज कसते हुए कहा, अरे क्या तू हमें कानून सिखाएगी? अंधेरी कोठरी से मीराबाई लगातार पुकारती रहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो, छोड़ दो। यह आवाज जब काशवी तक पहुंची तो वह दौड़कर उठी और इंस्पेक्टर के पैरों पर गिरकर नाउम्मीदी से कहने लगी, जो तुम चाहो कर लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस मेरी माँ को छोड़ दो और उसे तुरंत अस्पताल ले जाओ। उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो मर जाएगी। पर इंस्पेक्टर अथर्व राणा ने उसे ठोकर मारकर उठाया और बेरहमी से कहा, मरती है तो मरने दे, कहीं से कोई हलचल नहीं होगी, इससे धरती से एक बोझ तो कम होगा। माँ के लिए इस अपमानजनक शब्द ने काशवी के अंदर बिजली सी दौड़ा दी। उसी समय उसके दिमाग में उसकी बहन मिशिका शर्मा का ख्याल आया, जो आर्मी की मेजर जनरल थीं। काशवी एकदम सख्त होकर खड़ी हुई और लड़खड़ाते हुए कहने लगी, तुम मेरे साथ जो चाहो कर लो, पर मेरी माँ को तुरंत अस्पताल पहुंचाओ। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम और पूरा तुम्हारा थाना एक एक करके सजा भुगतेंगे, तुम्हारी वर्दियां उतर जाएंगी। इंस्पेक्टर अथर्व राणा यह सुनकर खिलखिला उठे। घमंड भरे स्वर में हंसते हुए बोले, कौन सी 2 पैसे की लड़की हमारी वर्दी उतार डालेगी, या वह बूढ़ी औरत वर्दियां उतार देगी? छोड़ दो इसे, मैं भी देखता हूं किसमें इतनी हिम्मत है कि इंस्पेक्टर पर हाथ उठा सके। तभी मीराबाई की आवाज फिर तेज हो उठी। ये सुनते ही काशवी शर्मा जैसे किसी चिंगारी पर कूद पड़ी। उसने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए इंस्पेक्टर अथर्व राणा को धक्का दिया और बाहर निकलने की कोशिश की, पर अथर्व राणा ने उसे पीछे से रोककर कमरे के अंदर धकेल दिया और ठंडी आवाज में कहा, यह बुढ़िया इतनी जल्द नहीं मरने वाली, पहले इसे यहाँ ठीक कर देता हूँ, फिर तेरे साथ निपटता हूँ। वह बाहर गया और दरवाजा बंद कर कुंडी लगा दी। अंदर से काशवी बलपूर्वक दरवाजा पीटने लगी, खोलो दरवाजा, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। पर बाहर बैठे अथर्व राणा ने निश्चिंत मुद्रा में अपने दफ्तर की कुर्सी पर कुछ देर के लिए विश्राम कर लिया। थोड़ी ही देर में मीराबाई की आवाजें फिर गूंजीं। अथर्व राणा ने बधे मन से कहा, अरे पता नहीं कब खत्म होगी ये बुढ़िया, कब से चिल्ला रही है। कहकर उसने आंखें बंद कर लीं और कुछ देर के लिए सोन जैसा हो गया। वहीं कोठरी में बार बार आवाज लगाने के बाद मीराबाई थक कर अचानक गिर पड़ी। उसकी सांसें लड़खड़ा रही थीं।
कुछ क्षण बाद जब अथर्व राणा उठकर आया और देखा तो मीराबाई जमीन पर पड़ी थीं। उसने झुककर उनका मुआयना किया, पर सांसें थम चुकी थीं। मीरा ने यह दुनिया छोड़ दी थी। यह दृश्य देखकर अथर्व राणा कड़काहट भरी हंसी निकाले कहने लगा, हाय बुढ़िया, तू निकल गई क्या? वाह, बड़ी जल्दी चली गई। तंज कसते हुए वह बाहर निकला और बड़ी बेबसी भरी जीत का एहसास लिए काशवी के पास गया। जहां उसने जो कोठरी बंद कर रखी थी उसकी कुंडी उठाई और अंदर आया। अंदर आते ही अथर्व राणा जोर जोर से हंसा। काशवी शर्मा ने जैसे ही उसकी तरफ देखा वह भागी हुई उसकी ओर आई। मेरी माँ कैसी हैं? मुझे उनसे मिलने दो, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ। अथर्व राणा ने तिरस्कार से कहा, तेरे माँ से मिलने का समय शायद अगले जन्म में आएगा। यह सुनकर काशवी का सारा हौसला टूट सा गया। माँ कहाँ है? क्या हुआ उसे? ठीक तो है ना? अथर्व राणा ने ठाका लगाकर कहा। मर गई, बुढ़िया कोने में पड़ी है। यह शब्द सुनते ही काशवी शर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह स्तब्ध होकर कहीं जम सी गई। फिर जैसे होश पाकर उसने अथर्व राणा को पीछे धकेल दिया और आवाज लगाते हुए दौड़ी, माँ, माँ। वह अंधेरी कोठरी की ओर बढ़ी और वह दृश्य देखकर उसका मन चीर फाड़ हो उठा। मीराबाई वहीं जमीन पर पड़ी थीं। काशवी टूटकर उनकी ओर झुकी और चीखते हुए बोली, माँ, आंखें खोलो माँ, क्या हुआ तुम्हें? देखो मैं काशवी हूँ, मैं आ गई हूँ। वह जोर जोर से मीरा को हिलाने लगी, कराहते हुए उनका नाम पुकारती रही, पर मीराबाई अब किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रही थीं। जो जीवन बचा था वह भी अब लौटने को तैयार न था। मीराबाई ने अपने आखिरी शब्दों की आह भर दी। वह अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बात सुनते ही काशवी शर्मा का हृदय फटने लगा। सांसें तेज हो गईं और आंसू उनकी आंखों से झरने लगे। माँ, एक बार तो जवाब दे, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी, वह तड़प कर बोली। तभी इंस्पेक्टर अथर्व राणा लौट कर आया और कठोर स्वर में बोला, अरे छोकरी, ये बुढ़िया मर चुकी है, क्या नाटक कर रही है तू? उसने पास खड़े कांस्टेबल को बुलाया। 2 सिपाही तेजी से आए और मीराबाई को उठाकर ढोने लगे। इन्हें यहाँ से हटा दो और सब निपटा दो। किसी ने कुछ पूछा तो कहना एक्सीडेंट में मरी है। सिपाहियों ने बिना कुछ सुने वे काम कर दिए और मीराबाई को घसीटते हुए ले जाने लगे। काशवी चीखते चिल्लाते उनका पीछा करने लगी। मेरी माँ को छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? पर उनकी पुकार किसी पर असर नहीं कर रही थी। पुलिस वालों ने उसे थामकर दूर धकेल दिया। जब काशवी शर्मा आगे बढ़ती हुई पीछे पीछे आई तो इंस्पेक्टर अथर्व राणा ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और कटाक्ष भरे लहजे में बोला, कहाँ जाना है तुझे? गुस्से में भरकर काशवी ने जोर से कहा, तुमने मेरी माँ की जान ली, अब तुम्हारे और तुम्हारे थाने का हर आदमी इसकी सजा भरेगा, कोई भी नहीं बचेगा। अथर्व राणा ने झटका देकर थप्पड़ बरसाते हुए कहा, अबे जा, तू किसके सहारे जाकर शिकायत करेगी? डीएसपी या एसपी को? क्या कहेगी? इंस्पेक्टर अथर्व राणा ने मेरी माँ मार डाली, वे सब मेरे लोग हैं, कोई छू भी नहीं सकेगा मुझे। काशवी ने गरजते हुए कहा, तुम सब उलटकर लटक जाओगे, तुम्हें अपनी नानी याद आएगी। अथर्व राणा तंज में हंसा। ओह, मैं तो कांप गया। फिर अचानक सोचे बिना बोला, हाँ हाँ, मैं भी देखता हूँ, अगर तू थोड़ी भी हमारी टक्कर की निकलेगी। तू सुंदर और जवान है, बाहर जाकर औरों की नजर का शिकार बन जाएगी, क्यों ना मैं ही सुलझा दूं। यह सुन काशवी ने इधर उधर झांका कि कोई मदद को है या नहीं, फिर एकदम तेजी से भागते हुए थाने से बाहर निकल आई। इंस्पेक्टर अथर्व राणा चिल्लाए, लड़की भाग रही है, पकड़ो उसे। दफ्तर के भीतर बैठे 2 सिपाही तुरंत बाहर निकले और काशवी शर्मा का पीछा करने लगे। अथर्व राणा ने बार बार आवाज लगाई, बाहर निकलने न देना, पकड़कर मेरे पास ले आओ। मुश्किल से भीड़ और यातायात के बीच से काशवी भाग रही थी। पीछे 2 सिपाही लगातार उसके पीछे लगे हुए थे। लोग सड़क पर उसे देखकर सहमे हुए थे और किसी ने मदद करने की हिम्मत नहीं दिखाई। काशवी शर्मा जब थककर एक रेडी वाले के पास रुकी तो जोर से बोली, भैया एक कॉल कर दो, बहुत जरूरी है, पुलिस मेरे पीछे है। रेडी वाला जब पुलिस का नाम सुना तो मुस्कुराते हुए मना कर दिया, नहीं बहन, मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, अपने रास्ते चलो। निराश होते हुए काशवी वहां से आगे बढ़ी। उसके आगे ही एक नाई की दुकान थी। काशवी जल्दबाजी में नाई की दुकान के अंदर घुसी और हक्का से बोली, भाई साहब 1 मिनट के लिए फोन करवा दो, पुलिस मेरे पीछे है। दुकानदार ने टोकते हुए कहा, पुलिस? ओह बहन, मैं अपने को नहीं उलझाऊंगा, किसे सरकार का विरोध भला पसंद है, यहाँ से निकल जाओ। निराश होकर काशवी दुकान से बाहर आई और लोगों के बीच इधर उधर देखने लगी कि कोई उसे फोन करा दे ताकि वह अपनी बहन मिशिका शर्मा, जो आर्मी की मेजर जनरल थीं, को यह सब बता सके। तभी उसकी नजर सड़क किनारे एक बड़ी सुनार की दुकान पर पड़ी, सोने चांदी के भारी गरम माल से सजी हुई। उसे उम्मीद जगी और वह दौड़कर उस दुकान में दाखिल हो गई। काशवी बिल्कुल थकी हुई थी।
तेज सांसें ले रही थीं। दुकान का मालिक रुद्र सेठ ऊंची कुर्सी पर बैठे थे। जब उन्होंने काशवी को हड़बड़ी में आते और उसकी हालत को देखा तो तुरंत उठकर उसके पास आए। वे समझ गए कि यह लड़की किसी मुश्किल में है। रुद्र सेठ ने तुरंत उसे कुर्सी पर बिठाया और एक गिलास पानी दिया। पहले थोड़ा शांत हो जाओ, पानी पी लो, मैं कॉल करवा देता हूँ, उन्होंने कहा। काशवी घबराहट में कांपती हुई पानी पीने लगी। बाहर सड़क पर पुलिस वाले उसकी तलाश में हर तरफ चक्कर लगा रहे थे। जब रुद्र सेठ ने शीशे से बाहर देखा तो फुसफुसाकर कहा, बाहर पुलिस आ रही है, शांत रहो। फिर रुद्र सेठ ने दुकान के पीछे बने एक छोटे से कमरे की तरफ इशारा किया और कहा, मैं तुम्हें वहीं छुपा देता हूँ, दुकान के अंदर वे कभी भी आ सकते हैं। और वह कमरे में चली गई जहां एक सोफे पर बैठा दिया गया। शांत बैठो, मैं बाहर देखता हूँ, रुद्र सेठ ने कहा और बाहर जाकर चौकसी करने लगे। कुछ देर बाद वापस आकर उन्होंने पूछा, बताओ पूरा मामला क्या है, किसने तुम्हें तकलीफ दी? काशवी ने सब कुछ विस्तार से सुनाया। सुनकर रुद्र सेठ उदास होकर बोले, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, पर वह घटिया इंस्पेक्टर कौन था, उसका नाम क्या है? काशवी ने कुहनियां दबाकर कहा, हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ, इंस्पेक्टर अथर्व राणा। रुद्र सेठ ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं वापस आता हूँ। कमरे से बाहर निकलकर वे किसी से फोन पर बोले और वापस आकर फुटकर बोले, तुरंत चलो, हमें अब निकलना होगा, वरना पुलिस कभी भी यहाँ छापा मार सकती है। काशवी शर्मा ने घबराहट में कहा, कम से कम एक बार कॉल करने दो, बस 1 मिनट की बात है, फिर मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन रुद्र सेठ ने उसकी बात अनसुनी कर दी, जैसे कुछ सुना ही ना हो। उसने जल्दी से कहा, समय नहीं है, बाहर गाड़ी खड़ी है, चलो, तुरंत निकलना होगा। काशवी के मन में डर बैठ गया। उसे लगा कि अगर उसने ज्यादा बहस की तो पुलिस फिर से पकड़ लेगी, इसलिए वह बिना कुछ बोले रुद्र सेठ के साथ दुकान से बाहर आ गई। उसने उसे गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। काशवी शर्मा खामोश थी, मगर उसकी नजरें सड़क पर टिकी थीं। कुछ देर बाद उसने देखा कि गाड़ी उसी दिशा में जा रही है जहां से वह जान बचाकर भागी थी। चकित होकर काशवी ने पूछा, ये थाने की तरफ क्यों जा रहे हो? लेकिन रुद्र सेठ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर एक ठंडी चालाक मुस्कान फैल गई। अगले ही पल वह जोर से ठहाका मारकर हंसने लगा। काशवी के दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी थाने से इंस्पेक्टर अथर्व राणा बाहर निकला और गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। रुद्र सेठ गाड़ी से उतरकर आगे आया। अथर्व राणा बोला, तो क्या ले आया माल? रुद्र सेठ ने हंसते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं साहब, जब आप हमारे 2 नंबर के धंधे में इतने काम आते हैं तो कुछ लौटाना तो बनता है। दोनों एक दूसरे से गले मिले और जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। गाड़ी में बैठी काशवी शर्मा यह सब देखकर सन्न रह गई। उसे एहसास हुआ कि वह गलत इंसान पर भरोसा कर बैठी थी। तभी 2 सिपाही दौड़ते हुए आए और उसे गाड़ी से जबरदस्ती बाहर खींच लिया। रुद्र सेठ ठहाका लगाते हुए वापस अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से चलता बना। सिपाहियों ने काशवी शर्मा को पकड़कर वहीं खड़ा किया। इंस्पेक्टर अथर्व राणा उसके पास आया और हंसते हुए बोला, इसे मेरी गाड़ी में डालो, अब इसे यहाँ रखना ठीक नहीं रहेगा। आदेश मिलते ही सिपाही काशवी को घसीटते हुए अथर्व राणा की गाड़ी तक ले गए और उसे अंदर धकेल दिया। अथर्व राणा खुद भी तुरंत बैठा और गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा दिया। पीछे सीट पर बैठी काशवी शर्मा जोर जोर से चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, कहाँ ले जा रहे हो, कोई तो बचाओ। मगर गाड़ी के बंद दरवाजों के कारण उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच पाई। कुछ देर बाद गाड़ी शहर की सीमाओं को पार कर वीरान इलाकों में पहुंच गई, जहां सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा था। सड़क के आखिर में एक पुरानी जर्जर हवेली दिखाई दी। अथर्व राणा ने वहीं गाड़ी रोकी और काशवी शर्मा को जोर से खींचते हुए हवेली के अंदर ले गया। वह चिल्लाई, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, ये कौन सी जगह है? मगर अथर्व राणा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने हवेली के एक बंद कमरे का दरवाजा खोला, उसे अंदर धक्का देकर बोला, यहीं रहो, रात को खुद आऊंगा। इतना कहकर उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, कुंडी लगाई और गाड़ी लेकर चला गया। अंदर कमरा घुप अंधेरे में डूबा था। काशवी शर्मा ने डर के मारे दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। कोई है, कोई सुनेगा? लेकिन उस सुनसान जगह पर, जहां इंसान तो क्या, हवा तक ठहर गई थी, उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वह लगातार दरवाजा पीटती रही, फिर थक कर वहीं फर्श पर बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे और चारों तरफ बस खामोशी पसरी थी। काशवी शर्मा की बड़ी बहन मिशिका शर्मा, जो भारतीय सेना में मेजर जनरल के पद पर तैनात थी, उस शाम कई बार अपनी मां और बहन काशवी को फोन करने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन हर बार वही जवाब, द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज स्विच्ड ऑफ। उसने माथे पर हाथ रखा और चिंतित स्वर में बुदबुदाई, इतने घंटे हो गए, न माँ का फोन लग रहा न काशवी का। सब ठीक तो है ना? दूसरे शहर में ड्यूटी पर होने के कारण मिशिका हफ्ते में बस एक बार घर जा पाती थी, पर आज बेचैनी कुछ ज्यादा ही थी। उसने याद किया कि उनके घर के पास एक लड़का रहता है, शौर्य राव। उसने तुरंत मोबाइल उठाया और उसका नंबर मिलाया। हेलो शौर्य, जरा मेरे घर जाकर देखो, माँ और काशवी दोनों का फोन बंद है, सब ठीक तो है ना? कुछ मिनट बाद शौर्य ने कॉल रिसीव की और हड़बड़ाया हुआ बोला, मैम मैं आपके घर के बाहर हूँ, लेकिन गेट पर ताला लगा है। ये सुनते ही मिशिका शर्मा का चेहरा उतर गया। एक पल भी इंतजार किए बिना उसने फाइलें एक तरफ रखीं, कमांडो टीम को बुलाया और अपने निजी वाहन में बैठ गई। चलो फौरन मेरे घर। गाड़ी में बैठी मिशिका बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी। दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, कहाँ गई होंगी वो दोनों? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? कुछ घंटों बाद गाड़ी उनके शहर में दाखिल हुई। घर के बाहर जब उसने गाड़ी रोकी तो देखा कि गेट पर सचमुच ताला लटक रहा था। उसने आसपास के लोगों से पूछा, यहाँ कोई दिखा क्या मेरी माँ या बहन? पर किसी को कुछ पता नहीं था। कमांडोज ने मिशिका के आदेश पर ताला तोड़ा और सावधानी से घर में प्रवेश किया। लेफ्ट क्लियर, ऑलमीरा एम्प्टी मैम। ऑलराइट, मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, कीप इट टाइट। कॉपी दैट मैम, जस्ट क्लोथ्स इन द नेक्स्ट रूम। पूरे घर की तलाशी ली गई, पर न माँ का कोई निशान, न काशवी की कोई आवाज। सब कुछ जैसे अचानक गायब हो गया था। मिशिका शर्मा, जो जंग के मैदान में भी कभी नहीं टूटी, अब अंदर से हिल चुकी थी। उसने तय किया कि अब वो खुद ही माँ और बहन की तलाश करेगी। कई जगह खोजबीन की, पर हर बार नतीजा वही, कोई जानकारी नहीं मिली। आखिरकार उसने स्थानीय थाने में जाकर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने का निर्णय लिया। थाने के अंदर उस समय इंस्पेक्टर अथर्व राणा आराम से अपनी चाय पी रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला और उसने मिशिका शर्मा की वर्दी पर चमकते स्टार्स और पीछे खड़े कमांडोज देखे, वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, कप टेबल पर रख दिया और सैल्यूट ठोंकते हुए बोला, जी मैडम, आदेश दीजिए, कैसे आना हुआ? मिशिका ने सीधे शब्दों में कहा, मेरी माँ और बहन दोनों लापता हैं, उनकी रिपोर्ट दर्ज करवानी है। अथर्व राणा ने बनावटी शालीनता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जरूर, अभी लिखवाते हैं मैडम। अगर उनके पास कोई तस्वीर हो तो तलाश में आसानी होगी। मिशिका शर्मा ने सिर हिलाया। एक मिनट, मोबाइल में देखती हूँ। उसने फोन खोला और गैलरी में खोजने लगी। हाँ, ये रही उनकी फोटो। वो तस्वीर दिखाने के लिए आगे बढ़ी और मोबाइल इंस्पेक्टर अथर्व राणा के हाथ में दिया। लेकिन जैसे ही अथर्व राणा की नजर उस फोटो पर पड़ी जिसमें मीराबाई और काशवी शर्मा मुस्कुरा रही थीं, उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। पल भर में उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं और होंठ कांपते हुए बस इतना कह पाए, ये आपकी। इंस्पेक्टर अथर्व राणा के हाथ कांपने लगे थे। फोन में दिखी तस्वीर ने उसे भीतर से हिला दिया था। यही कुछ देर पहले मिशिका शर्मा ने देखा और सख्त लहजे में पूछा, क्या हुआ, ठीक तो हो तुम? पर अथर्व राणा की सांसें तेज होने लगीं और पसीना उसके मुंह पर चमकने लगा। मिशिका ने तीखे स्वर में दोहराया, बताओ क्या बात है, ऐसा क्यों है? घबराई हुई आवाज में इंस्पेक्टर ने कहा, कुछ नहीं मैडम, हम उन्हें जल्द ढूंढ निकालेंगे, आप बेखबर मत होइए। पर यह उत्तर मिशिका के दिल को शांत न कर पाया। फिर भी वह बोली, ठीक है, जल्दी करो, ढूंढो। अथर्व राणा ने अनुशासित आवाज में आश्वासन दिया, जी मैडम, हम तुरंत ढूंढ कर लाएंगे। फिर मिशिका वहां से चली गई। दरवाजा बंद होते ही इंस्पेक्टर अथर्व राणा अपने आप से कटघरे में पड़ा बैठा। यह क्या कर दिया मैंने? वह बार बार खुद से कहता रहा। एक और घर में गायब मीरा और काशवी के बारे में अब मेजर जनरल की शिकायत आ चुकी थी। दूसरी ओर उसने उसी समय जो कुछ भी किया था उसकी सच्चाई अपने ही सीने में दहशत पैदा कर रही थी। उसके मन में एक ही ख्याल घर कर गया, काशवी को भी रास्ते से हटाना होगा। अगर वह जिंदा बची और चली गई तो सब उजागर हो जाएगा और अथर्व का काला खेल उसके बदन पर पड़ जाएगा। उसे भी ठिकाने लगाना ही ठीक रहेगा। कोई खबर नहीं पाएगा कि दोनों कहाँ गुम हुए थे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यह सोचकर वह झट से खड़ा हुआ और अपनी गाड़ी लेकर उस सुनसान हवेली की ओर भागा जहां काशवी को बंद रखा गया था। उसी बीच वह वीडियो जो उसी युवक ने थाने पर चस्पा कर दिया था, जहां इंस्पेक्टर अथर्व राणा ने मीरा व काशवी को जबरन गाड़ी में ठूंसा था, सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। पुलिस की गुंडागर्दी, माँ बेटी पर दिन दहाड़े जुल्म। कुछ ही मिनटों में वह वीडियो वायरल हो गया और शौर्य राव ने यह वीडियो तुरंत मिशिका शर्मा को भेज दिया। जैसे ही मिशिका ने वह वीडियो देखा और अपनी माँ व बहन का अपमान सड़क पर देखा, उसका खून उबल उठा।
उसने बिना देर किए गाड़ी घुमा दी और कमांडो टीम को साथ लेकर थाने की तरफ लौट आई। थाने पर पहुंचकर उन्होंने जब पूरी तलाशी ली तो न तो इंस्पेक्टर अथर्व राणा मिला और न ही काशवी और मीरा का कोई निशान। वहीं अथर्व राणा आबादी से दूर उसी भयानक हवेली के पास पहुंच चुका था। पागलों की तरह काशवी को खत्म करने के इरादे से वह अंदर दाखिल हुआ। उसने अंदर फटक कर देखा और गरज कर बोला, ए लड़की, मरने की तैयारी कर ले, अगर तू जिंदा रही तो मैं नहीं बचूंगा। उस पर झपटते हुए उसने काशवी को दबोचा। वह जान बचाने के लिए कमरे के कोनों में भागती रही। कुछ देर संघर्ष के बाद इंस्पेक्टर ने काशवी को जंजीरों जैसा पकड़ा, रिवॉल्वर निकाला और उसे उसकी कनपटी पर ठोंक दिया। ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी दूर से आ रही टहलती सी आवाजें उसके कानों तक पहुंची। वह आवाजें थीं मिशिका शर्मा और उसके कमांडोज की, जिन्होंने सबूत की ठोस कड़ी पकड़कर हवेली तक का रास्ता ट्रैक किया था। कमांडोज आते ही इंस्पेक्टर अथर्व राणा पर टूट पड़े और उसे वहीं पकड़ लिया गया। काशवी रोते बोलते अपनी बड़ी बहन को पूरे हालात बयां कर दिया। मिशिका ने आग से जलते हुए इंस्पेक्टर की तरफ झपटी और पूरे गुस्से से उसे जोरदार थप्पड़ जड़ा। उस थप्पड़ में न सिर्फ बदला था, बल्कि वह उबलती हुई इंसाफ की आग थी जिसने अब सिर उठा लिया था। उस थप्पड़ की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि काशवी शर्मा आगे बढ़ी और गुस्से से कांपते हुए उसने भी इंस्पेक्टर अथर्व राणा के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि अपनी मां और खुद के साथ हुए अन्याय का जवाब था। मिशिका शर्मा ने तुरंत आदेश दिया कि उन सभी पुलिसकर्मियों की वर्दी उतरवाई जाए जिन्होंने उसकी मां और बहन काशवी के साथ जुल्म किया था। हर एक दोषी को उसी के अपराध के मुताबिक सख्त सजा दी गई। कोई बर्खास्त हुआ, कोई सलाखों के पीछे गया। हवेली की दीवारें उस दिन न्याय की सच्ची गूंज से भर उठीं। इस घटना ने सिखाया कि अन्याय और शक्ति का घमंड कभी स्थायी नहीं होता। झूठ और जुल्म कुछ समय जीत सकते हैं, पर अंत में सच्चाई और इंसाफ ही विजयी होते हैं। जो वर्दी जुल्म का सहारा बनती है, वक्त वही वर्दी छीन लेता है। अथर्व राणा जैसे लोग अपने ही अहंकार से मिट जाते हैं और काशवी शर्मा जैसी लड़कियां दिखाती हैं कि असली हिम्मत डर में नहीं, सच के लिए खड़े होने में है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।